हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड लेक्चर है आरसीसी का। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस उसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। चलिए अच्छे से देखते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। यस, मेगा रानी, शिवम कुमार, जल्दी से ज्वाइन करिए और भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 85। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, शियर फेलियर एट सेक्शन ऑफ बीम। यस, गुड इवनिंग। shear failure at section of beam and cantilever without shear reinforcement। मतलब अभी यहाँ पे कोई भी हमने shear reinforcement प्रोवाइड नहीं कर रखा है। नॉर्मली ऑकर इन प्लेन इंक्लाइन एट एंड। तो क्वेश्चन है हमारे पास 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री और 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, सेम इन प्लेसेस। ठीक है, तो देखिए इसके सॉल्यूशन का थोड़ा सा हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया था जेई में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ जेई में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने लिया है, ध्यान से देखिए। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा हमारे को, ये यहाँ पे जब हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, कोई भी shear reinforcement प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो फेलियर प्लेन बन रहा है उसका क्या एंगल आएगा। द अबव फिगर शोज दैट shear failure, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, shear failure मतलब जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, दिस इज द shear failure। ये जो हमारे पास है shear failure, ये हमारे पास कोई भी क्या स्ट्रेस बीम, ठीक है, दिस इज द बीम एंड दिस इज द बियरिंग, या फिर हमारे पास क्या कोई भी सपोर्ट है, ठीक है, क्या स्ट्रेस कोई भी हमारे पास सपोर्ट है। इस तरीके का जो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे फेलियर प्लेन बन रहा है, ध्यान देखते चलिएगा। ठीक है, द अबव फिगर शोज द shear failure of simply supported and cantilever beam without shear reinforcement, ठीक है, without shear reinforcement the failure plane is normally inclined at an angle 30 degree to the horizontal। मतलब जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इज, ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ना कि विद क्या है हमारे पास क्या है, नॉर्मल के साथ में नहीं है, वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल है। However, in some situations the angle of failure is more steeper either due to the location of the failure sections close a support or for the some other reasons। ठीक है, तो बस इतना हमारे लिए याद रखना जरूरी है कि इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज। तो बताओ क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज द, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, दिस इज नोन एज द, ये हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस को ही। तो ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। 30 डिग्री ही जरूरी है, नहीं 30 डिग्री जरूरी नहीं, उस टाइम पे जो फेलियर बन रहा होता है वो 30 डिग्री बन रहा होता है, ये बात है। ठीक है, नॉर्मली है, ठीक है ना, नॉर्मली ऑकर ऑन प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री तक होता है, ये यहाँ पे है। अब स्ट्रेंथ, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में, हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, ठीक है, और कंक्रीट में देखेंगे तो हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। और वही अगर हम लोग बात किसका कर रहे हैं, स्टील की अगर बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ, तो वहां पे बात किया जाएगा यील्ड स्ट्रेस का, किसका बात किया जाएगा, यील्ड स्ट्रेस का हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेंथ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। The value of partial safety factor for combination of load, मतलब ये हमारे पास स्ट्रेंथ डेड लोड एंड इम्पोज लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो बताओ वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड इम्पोज लोड। तो जल्दी से आंसर बताइए, 87 का ए आंसर हमारे पास आएगा। चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, कोड भी है, हम लोग कोड में से भी आपको सारा पॉइंट क्या करते हैं,
साथ साथ में बताते हुए चलेंगे, जिससे आपके क्या हो जाएंगे कंसेप्ट्स एकदम अच्छे से क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। जस्ट वेट, थोड़ा आपने वेट करते हुए चलना है, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन है तो आपको एक एक पॉइंट पता चल जाएगा कि कौन सा डाटा हमने कहां से लिया हुआ है। एक सेकेंड, जस्ट वेट इट। तो हमको टेबल देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो उस टेबल को हम आपके सामने दिखा देंगे। तो कोई भी लोड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं उसे। 63 पेज पर होगा, एक सेकेंड। यस, 68 पेज पेज नंबर 68। देखिए हमने ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम किया है, ठीक है ना, जिससे आपका एग्जाम एकदम क्या हो जबरदस्त जाए। देखिए ध्यान से, ये देखिए पेज नंबर है हमारे पास 68, ठीक है ना, पेज नंबर है 68 पे टेबल दे रखा है। उस टेबल से आप कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये है हमारे पास 38, क्लोज नंबर 38। ओके, इसमें दूसरा पेज पे है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 38 हो गया, 39। यहाँ पे हमारे टेबल दे रखा है, देखिए ध्यान से। ये टेबल स्टेंस, इस टेबल को हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, टेबल नंबर 18। ये टेबल है, इस टेबल को हमने क्या रखना है, याद रखना है। ये देखिए, अब एग्जाम में जो हमारे को दे रखा है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगा स्टूडेंट्स। वैल्यूज ऑफ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, क्या दे रखा है यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड्स। अब जो भी हमारे पास क्या है लोड्स है, उन सभी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यस, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखते जाइए कि हमारे को जो हमने बताया था आपको, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में भी आपको क्या पूछा जा सकता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा जा सकता है। और लिमिट स्टेट ऑफ, आपसे किसमें पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में भी पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि भाई डिफ्लेक्शन कम्स अंडर इन विच, कि वो किसमें आता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। तो हम लोगों ने वहां पे ऑलरेडी इसको पढ़ा था। तो आप बताइए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब आप क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड इम्पोज लोड। इम्पोज लोड कह सकता है या लाइव लोड कह सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है डेड लोड एंड लाइव लोड, लाइव लोड कह सकते हैं, और इसे इम्पोज लोड, ठीक है ना, इम्पोज लोड के रिस्पेक्ट में आप देखिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है डेड लोड और इम्पोज लोड के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1.5 हमारे पास होता है। क्लियर पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, कितना है हमारे पास, 1.5 है, 1.5। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हम लोगों को क्या हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, डेड लोड और विंड लोड। अगर डेड लोड और विंड लोड है तो उस केस में स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। उसमें कितना होगा, 1.5 और 0.9 होगा। अब इसमें क्या नहीं है, कोई भी लाइव लोड नहीं है। तो देखिए लाइव लोड के बारे में कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। और जो हमारे पास क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, विंड लोड है, इसमें कितना दे रखा होगा, 1.5। बट प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब डेड लोड, लाइव लोड या इम्पोज लोड और विंड लोड तीनों को जब आप एक साथ लेकर के कैरी करिएगा तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू कितना होता है, 1.2 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.2 हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अगर यही लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स छोड़ करके अगर वो बोलता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, देन डेड लोड और इम्पोज लोड क्या आता है स्टूडेंट्स, उसका जो हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो आता है हमारे पास 1। अगर यही हमारे पास क्या होता है, डेड लोड प्लस विंड लोड, ठीक है ना, तो डेड लोड में कितना हो गया, 1, और विंड लोड में कितना होगा, 1। बट अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है, डेड लोड, इम्पोज लोड और विंड लोड का, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो डेड लोड का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 1 के साथ में, इम्पोज लोड का किसके साथ में होगा, 1.8 के साथ में, और जो हमारे पास विंड लोड है उसका किसके साथ में होगा, 0.8 के साथ में होगा। तो इस तरीके से आपने क्या रखना है, ध्यान देना। ओवरटर्निंग इफेक्ट्स को जब कंसीडर किया जाता है, प्लीज रिमेंबर ऑलरेडी दिस पॉइंट इज मेंशन्ड, ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ ओवरटर्निंग के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। हम लोग जब ओवरटर्निंग का रिस्पेक्ट होता है तो वहां पे हम लोग 0.9 कंसीडर करके चलते हैं। व्हाइल कंसीडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूट, ये हमारे पास क्या स्ट्रेस, ये हो जाएगा अर्थक्वेक लोड फॉर द विंड लोड।
एक पॉइंट ध्यान देना है कि एट ए टाइम आप एक ही चीज को कंसीडर करेगा, या तो इफेक्टिव क्या कहते हैं अर्थक्वेक को, या फिर आप इसको करेगा विंड लोड को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक एट ए टाइम हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है ना, ये हमें ध्यान देना है। This value is to be considered when stability against overturning or stress reversal is critical. That time we consider 0.9. ये हमारे पास है जो यहाँ पे स्टार दे रखा है। This value मतलब 0.9 का कंसीडर किया जाता है। This value is to be considered when stability against overturning or stress reversal is critical. Stress reversal का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रेस कि जब टेंशन की जगह पे कंप्रेशन और कंप्रेशन की जगह पे क्या हो जाता है, टेंशन डेवलप होता है, उस केस में हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए एक सेकंड और भी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टेंस? 1.5 इज द करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टेंस, इन लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सुरल, ध्यान देना, इन लिमिट स्टेट ऑफ द फ्लेक्सुरल द मैक्सिमम, ठीक है, इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर इज व्हाट? इन लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सुरल मतलब यहाँ पे आएगा इनके इन लिमिट स्टेट ऑफ जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो कंक्रीट के आउटर मोस्ट पे कितना आता है, वो तो हमको पता है कितना आता है स्ट्रेन, 0.0035 के इक्विवेलेंट आता है। बट प्लीज रिमेंबर, अगर स्ट्रेन यहाँ पे फ्लेक्सुरल ना हो करके अगर यहाँ पे कंप्रेशन होता तब क्या आता? ओनली कंप्रेशन होता। क्या होता है स्ट्रेस? ओनली कंप्रेशन होता। तो आपको पता होना चाहिए उस केस में हमारे पास क्या रहता है, उस केस में द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002 होता है। वेरी गुड मेघा, योर आंसर इज करेक्ट। श्रुति, योर आंसर इज करेक्ट। शिवम, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। ठीक है ना, तो ये सभी स्ट्रेंस के आंसर क्या है, करेक्ट है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, देखिए एक चीज हम आपको, यही चीज हम आपको अपने कोड में दिखा रहे हैं, जस्ट वेट इट। देखिए स्टूडेंट ध्यान देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्या बनता है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, अजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है, तो इस पे तो कॉपी नहीं चलता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, लिमिट assumptions of the limit state in case of the flexural member। जब फ्लेक्सुरल मेंबर है तो आपको सारे assumptions पता है। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, आप सभी ने पढ़ा है। प्लेन सेक्शन इज रिमेन बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, बेंडिंग। दिस assumption is given by the Bernoulli। ठीक है ना, पहला तो assumption ये होता है। सेकंड assumption यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमने ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेकंड assumption हमारे पास ये था, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है, यही था ना हमारे पास अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज हाउ मच, इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग होता है। नेक्स्ट का स्ट्रेंथ हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट कितना होता है, 1.5 होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेंथ, प्लीज रिमेंबर, आपने ध्यान देना है, फॉर डिजाइन पर्पस the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength के होता है। एक सेकंड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर्स में तो एक्सप्लेन है, बट मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ पे फिर से अच्छे से क्या कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, इसके आने के क्वेश्चंस मतलब पॉसिबिलिटीज रहती है, ध्यान रखिए। ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए। पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़िए। फॉर डिजाइन, ठीक है ना, यहां से पढ़िए, फॉर डिजाइन पर्पस, दो चीजें हैं स्ट्रेंथ हमारे पास, फॉर डिजाइन पर्पस स्टील टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिए, फॉर डिजाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर। प्लीज रिमेंबर, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्यूब का स्ट्रेंथ, एक होता है स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ। प्लीज रिमेंबर, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। एक तो होता है क्यूब का स्ट्रेंथ, बताओ क्यूब का स्ट्रेंथ कितना होता है, क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ वो FCK होता है। क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज व्हाट, वो होता है FC के बराबर। ठीक है, बट जब आप स्ट्रक्चर का देखते हैं, इसका देखते हैं स्ट्रक्चर का, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट
इन द स्ट्रक्चर, जो कंक्रीट है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर जैसे हो गया बीम हो गया हमारे पास, ठीक है, सेल बी अज्यूम टू बी द 0.6 टाइम्स, क्या स्ट्रेंथ 0.6 टाइम्स ऑफ क्या होता है स्ट्रेंथ एफसीके के होता है, ठीक है, टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज हाउ मच, बताओ ये कितना वैल्यू होता है सर, दिस इज हाउ मच 1.5 होता है, बट यही जब आप डिजाइन स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो देखिए ध्यान से, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज व्हाट, ध्यान देखिएगा, ये होता है 0.67 डिवाइड में 1.5 एफसीके, जब आप इसको सॉल्व करते हैं यही वैल्यू हमारे पास 0.446, जिसे हम लोग 0.45 एफसीके बोलते हैं, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट व्हेन यूज्ड इन द स्ट्रक्चर, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉक। अब काफी बार क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये कम क्यों हो गया है, कम इसलिए हो गया है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस आप ब्लॉक्स को प्रोवाइड कर रहे थे वो कंडीशंस आप किसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब आप ब्लॉक का सीटीएम मशीन में टेस्ट करते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट बॉटम होता है जो मशीन का है वो फिक्स्ड होता है, ऊपर से जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्मली होता है, पर जब आप बीम में टेस्ट करते हैं तो वहां पे सेम सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाती जो सीटीएम मशीन में हो रही थी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, कम आती है कंपेयर टू दैट, ये रीजन होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यू का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्यू का स्ट्रेंथ एफसी के होता है, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ होता है वो 0.67 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेगा कि, और जिसको नहीं आता है वो पढ़ भी लेगा कि व्हाट आर द जंक्शंस यूज्ड इन फ्लेक्सुरल मेंबर, ठीक है ना, व्हाट आर द जंक्शंस ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, तो उन सबको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास स्ट्रेस। दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस डायग्राम, ध्यान देखिए, फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है अभी हम लोग बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक मिनट, इसको अभी एक मिनट छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास assumptions क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, आपको पता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कंसीडर करके नहीं चलते हैं, परंतु उसका कंक्रीट का क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसलिए इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 कभी नहीं होता है, वो इतना कम है कि उसे लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जितना भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सारा का सारा जो भी टेंसाइल स्ट्रेस है उन सबको कौन कैरी कर रहा है, वहां पे टेंशन सॉरी स्टील मेंबर कैरी करता है, इसलिए यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, हमने 0 नहीं लिखा है, इग्नोर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ, द स्ट्रेस इन द रिइंफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टाइप ऑफ द स्टील यूज्ड, टिपिकल कर्व्स ऑलरेडी दे रखे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डिजाइन पर्पस, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर गामा एम, मतलब स्टील के लिए कितना होता है 1.15 होता है, ये सभी को पता है। और स्ट्रेंथ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ध्यान से, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट द फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है इस पे टेंशन मेंबर में, वहां पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो किससे कम नहीं हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू इससे कम नहीं हो सकता है, Fy upon 1.15 ES plus 0.002, प्लीज रिमेंबर सेल नॉट बी लेस देन दिस। तो ये सारी चीजें आपको पता है, ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और क्या होता है हमारे पास स्टील होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपने क्या रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सेकंड के लिए आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। एक सेकंड, ओहो एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ से आपको प्रॉपर एकदम तैयारी हो जाएगा स्ट्रेंथ, आप जो पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते रहिए, यहाँ से आपको प्रॉपर तैयारी हो जाएगा, कोड का एक एक चीज हम आपको पढ़ा देंगे, उसके लिए आप मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ये देखिए, अब आप सभी को पता है स्ट्रेंथ कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक ब्लॉक है,
और ब्लॉक हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का एक ब्लॉक ले रहे हैं, इस तरीके का हमने एक ब्लॉक लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है इस तरीके का। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेंथ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे जो स्ट्रेन वेरिएशन होगा, क्या होगा, स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा वो हमारे पास कैसा होगा, देखिए ध्यान से, स्ट्रेन का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितना है 0.0035। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट में लेते नहीं, इसलिए इसको डैश डैश में शो करते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रहा है, दिस स्ट्रेन, ठीक है, इस स्ट्रेन सिग्मा एस टी, इसका वैल्यू किससे कम नहीं हो सकता है, सेल नॉट बी लेस देन, ठीक है, वो है हमारे पास 0.002, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास इस वैल्यू से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। और दूसरा स्ट्रेन जो हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, अगर हम लोग इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, यहां तक ये पहले ऐसे रहेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, और फिर इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इस लेवल पे जो स्ट्रेन का वैल्यू होता है, एट दिस लेवल पे जो स्ट्रेन का वैल्यू है, दिस इज हाउ मच, ये 0.002 होता है, ठीक है। ये वैल्यू कितना होता है हमारे पास 3/7, ठीक है, XU होता है, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, ये 4/7 XU होता है, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रेस का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे कहीं एक्ट करता है, दिस इज नोन एज द कंप्रेसिव फोर्स, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, 0.416 XU। इसे हम लोग 0.42 XU के क्या लेके चलते हैं, स्ट्रेस बराबर लेकर चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 0.42 XU के क्या लेते हैं हम लोग, बराबर लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आप सभी को क्या होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए यहाँ तक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेस, दिस इज हाउ मच, 0.36 FCK BXU के बराबर होता है स्ट्रेस। यहाँ पे बी नहीं लिखा है, सो प्लीज ये इसको लिखना पड़ेगा, 0.36 BXU के बराबर होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कंप्रेसिव फोर्स इज एक्टिंग एट वेयर 0.416 XU फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर या टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट जो हमारे पास होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो ये वैल्यू है, दिस इज हाउ मच, दिस इज द 0.45 क्या होता है, FCK के बराबर होता है। व्हाट इज द FCK? FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। तो ये एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द टेंशन, ठीक है, टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर सेल नॉट बी लेस देन, मतलब जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, वो इस वैल्यू से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता है। चलिए यहां तक सभी स्ट्रेंथ को क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमको क्या हो गए, याद हो गए। तो हमारे पास चार क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज द यील्ड स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड इंपोज्ड लोड। आपसे और भी पूछ सकता था स्ट्रेंथ, बताओ अगर आपसे पूछा जाता डेड लोड, ठीक है, डेड लोड कॉमा इंपोज्ड लोड एंड विंड लोड, ठीक है, विंड लोड होता तो फिर कौन सा आंसर आता, देन फिर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आता, बताओ। अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए, डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड के रिस्पेक्ट में बताओ, फिर हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तीनों लोड का कॉम्बिनेशन है और वो किसमें है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में है। तो बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। बताइए फास्ट। यस 1.2, वेरी गुड मेगा। तब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1.2 आएगा। अभी तो हमने एक्सप्लेन किया है ना, ध्यान देखिए 1.2। देखिए यही तो हमने बताया था आपको, डेड लोड, इंपोज लोड और विंड लोड के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू आता है हमारे पास, 1.2 आता है। कितना आता है, 1.2 आता है, 1। चलिए तो यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट M20,
तो स्ट्रेस जो यहाँ पे बात कर रहा है ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट, इट मींस व्हाट, ये बात कर रहा है स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी की बात कर रहा है। याद करें लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था सिग्मा सीबीसी, ये हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में पढ़ते हैं। वर्किंग स्ट्रेस आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो उसमें तो फिर ये क्वेश्चंस दे रखे थे, इसलिए सिग्मा सीबीसी इट इज इक्विवेलेंट व्हाट, ध्यान देना, सिग्मा सीबीसी इट इज इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है स्ट्रेस, ये हमारे पास होता है एफसी के बाय 3 के बराबर होता है। प्लीज रिमेंबर कितना होता है, एफसी के बाय 3 के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। व्हाट इज द एफसी के, एफसी के इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। अब आपने ध्यान देना है, जैसे हमारे पास M20 है तो M20 तो हम लोग क्या लिखेंगे स्ट्रेस 20/3, जब 20/3 करेंगे तो 6.67, अब 6.67 नहीं लेके चलते हम लोग, ये ध्यान देना, ये वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, दिस वैल्यू कम्स टू 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपने क्या करना है, जब भी परमिसिबल, ध्यान देना, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट, दिस इज नोन एज द सिग्मा सीबीसी, उसे हम लोग सिग्मा सीबीसी के नाम से जानते हैं। एंड इट इज इक्विवेलेंट व्हाट, एफसी के बाय 3 होता है। जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आप डायरेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट को पुट करो, 3 से डिवाइड करो। अब जैसे हमारे पास क्या होता है 15 होता, ठीक है, अगर हमारे पास M15 होता तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 15/3, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, बताइए, ध्यान दीजिए, 15/3 ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन इनटू क्या जाएगा पर mm स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। वही अगर हमारे पास M10 है तो स्ट्रेस कितना आएगा, 10/3, ध्यान देना 3.33 नहीं होगा, उस केस में क्या होगा 3.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स में आपको मिलेंगी, क्या मिलेंगी आपको, इंटीजर्स में देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड्यूलर रेशियो m इज गिवन बाय, तो बताइए लास्ट टाइम ही हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था, मॉड्यूलर रेशियो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज द रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या होता है स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो ES बटा क्या होता है बताओ जल्दी से, ये होता है 5000 अंडर रूट FCK के इक्विवेलेंट होता है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का अगर आपको EC पता करना है तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 5000 अंडर रूट FCK के बराबर होता है। ये हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेंथ फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बट वही अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज देखेंगे तो वो होता है ES अपॉन 5000 अंडर रूट FCK अपॉन में क्या स्ट्रेंथ 1 प्लस थीटा, ये रिलेशन है, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। बट एज पर IS 456, ठीक है, एज पर कोड तो बताइए क्या रिलेशन होता है हमारे पास, M इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमारे पास हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, दिस फॉर्मूला विल यूज फॉर लॉन्ग टर्म एंड दिस फॉर्मूला यूज फॉर एज पर IS 456। इन दिस प्लीज रिमेंबर, इन दिस वी कंसीडर पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस पॉइंट को, ध्यान देना, जो बच्चे अब तो आपका फिर सेमेस्टर चल रहा है, 6 सेमेस्टर के बाद आपको BTSC का एग्जाम देना है। अगर आप थोड़ा सा भी वेट करते हैं गवर्नमेंट तो आप लोगों को मौका मिल जाएगा BTSC का एग्जाम देने के लिए। बिहार टेक्निकल सारे जो भी है, ठीक है, जो एग्जाम करा रही है जेई का, तो उसमें 6-7 हजार सीट आएगा, तो आपके लिए बहुत मजेदार रहेगा। दैट टाइम यही सब चीजें फिर से आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए अभी बहुत मन लगा कर पढ़िए। तो सिग्मा CBC, ठीक है, 280/3 सिग्मा CBC, उस टाइम पे पीडीएफ आपको काम आ जाएंगे। तो 280/3 सिग्मा CBC, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसका सिंपल सा मतलब हुआ हमारे पास ये होता है इन दिस पार्शियल, ठीक है ना, पार्शियल PARTIAL, पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप। हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप को क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्टेज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन LSM। अब बताओ इन डिजाइन ऑफ द लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के केस में कितना लिख चलेंगे। अब तो इसका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल सा आ गया, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स का आंसर एकदम क्या है, जबरदस्त और बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करते चलिए, और भी स्टूडेंट्स का आंसर देना, सिर्फ मुख्य दर्शक बन के रहना है। यस, श्रुति, मनोहर, रिया कुमारी, सोनाली, मेघा, शिवम, और सब क्या आंसर देंगे कि नहीं देंगे बताओ। बस 2-3 बच्चे आंसर देते हैं, बाकी सब मजे लेते रहते हैं।
जल्दी से बताओ। सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का। अच्छा 92 का कोई आंसर नहीं आएगा। मैक्सिमम फैक्टर इन एलएसएम ऑफ डिजाइन, एक्चुअल में इसी क्वेश्चन को दो बार लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैक्सिमम नहीं आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम फैक्टर नहीं होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ही है, ठीक है ना? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, फालतू कंफ्यूज नहीं होना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। इसका आंसर भी क्या आएगा? सी आंसर आएगा 92 का। बी आंसर कैसा आ जाएगा? 0.9, 0. नहीं आएगा, 0.9 नहीं आएगा। चलिए जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हो, एक सेकंड, जस्ट वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मनोहर आप भी आंसर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 93। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट फाइबर 0.0035। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर सेफ्टी इज टेकन इन स्टील। स्टील में कितना होता है? 1.15। ओफ, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया। 95 का आंसर बताओ स्टूडेंट्स। इन आरसीसी बीम द एंड कॉर्नर ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन diameter of the bar twice diameter of the hook, provide 4 times the diameter of the bar। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स 95 का। इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, ठीक है? इस क्वेश्चन का बताइए स्टूडेंट्स। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रेशन जोन अज्यूम टू बी। क्वेश्चन देखिए, जो हमारे पास क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पे जब आप देखिएगा वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे रेनफोर्समेंट, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स। पहले कैसा होगा? पैराबोलिक, फिर कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। पहले है पैराबोलिक, फिर है हमारे पास रेक्टेंगल। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है? 96, इसको अभी जस्ट छोड़ दीजिए 95। और क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। फॉर लिमिट स्टेट ऑफ ए कोलैप्स, आप सभी को पता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। बताओ
तो लिमिटिंग डेप्थ की जब भी बात कर रहा है वो एक्सयू मैक्स की बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है एक्सयू मैक्स इज डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। ये ध्यान देना हमने, ठीक है। जो एक्सयू मैक्स का वैल्यू होता है इट इज टोटली डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब आपको पता है जैसे ये हमारे पास क्या है एक्सयू मैक्स, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे यहाँ पे स्टील के बारे में लिखते हैं, जैसे हो गया Fe 250 के केस में बताओ ये वैल्यू कितना होता है 0.53 डी के इक्विवेलेंट होता है। Fe 415 के केस में कितना होता है स्ट्रेंथ बताओ। Fe 415 के केस में 0 पॉइंट कितना होता है 48 डी होता है। और Fe 250 के केस में सॉरी 500 के केस में कितना होता है Fe 500 के केस में कितना होता है 0.46 डी के क्या होता है स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो 0.5 डी आप यहां पे भी लिख सकते हैं। Fe 250 के केस में ध्यान देना, ये आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रेंथ हमारे पास 0.46 Fe 500 के केस में होता है, Fe 500 के केस में। और ये किसमें स्ट्रेंथ Fe 415 के केस में हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो ये सभी आंसर्स आपको क्या जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एक्सयू मैक्स इज डिपेंड ऑन विच ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आपको सभी को याद रखना है जो हमारे पास क्या होता है ग्रेड, जो लिमिटिंग ये क्या कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इट डिपेंड्स ऑन द, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए ये जो हमारे को सेक्शन दे रखा है फॉर ए बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 200 mm, ठीक है ना, द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज 500 mm स्क्वायर सेक्शन इज, ये है हमारे पास अंडर रिइंफोर्समेंट, बैलेंस सेक्शन, ओवर रिइंफोर्समेंट विल डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो आप स्टूडेंट्स एक पॉइंट देखिए ध्यान से, जैसे अगर हमारे को जब भी ये पता करना है तो इन दोनों को पता करने के लिए एक्सयू और एक्सयू मैक्स दोनों का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग एक्सयू का भी रिजल्ट लिखते हैं तो दिस इज हाउ मच 0.87 FYAST अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है 0.36 FCK इंटू बी। ये तो फॉर्मूला हो गया किसका स्ट्रेस एक्सयू का। और जो एक्सयू मैक्स है ये हमारे पास क्या स्ट्रेस, दिस इज हाउ मच 0.43 डी, 0.48 डी एंड 0.46 डी। ये देखिए अब आप बताओ एक्सयू का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या गिवन नहीं कर रखा है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं कर रखा आपको, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं गिवन कर रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं दिया है। दूसरा आपको ग्रेड ऑफ स्टील भी नहीं दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील, ये दोनों आपको नहीं गिवन किए हैं। तो आप बताओ कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 98 का आंसर बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 98, बताओ 98 का करेक्ट आंसर क्या है। विद लॉजिकल आपको पता होना चाहिए एक्सयू का वैल्यू तब तक आप पता नहीं कर सकते जब तक आपको FI FC के बारे में ना पता हो। क्या आप सिर्फ बी, डी और AST के बेसिस पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक्सयू मैक्स का वैल्यू आप कैसे पता करेंगे जब तक आपको ग्रेड ऑफ स्टील डिपेंड नहीं है। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, डी ऑप्शन देंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि जो भी सेक्शन है वो सेक्शन अंडर इन्फोर्समेंट है, बैलेंस सेक्शन है, ओवर इन्फोर्समेंट है, विल डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील एज वेल एज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इन दोनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, वेरी वेरी बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, द स्पेसिंग ऑफ स्टील फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज मोर। तो ध्यान देना, देखिए कोई कोई क्या करता है, जैसे ये वीनस का जो बुक लिखता है वो ध्यान भी नहीं देता किसी किसी क्वेश्चन पे कि वो लॉजिकल बनता भी नहीं बनता, बस लिख देता है, ठीक है ना। कोई कभी कभी कितना आंसर गलत रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान देखिए कि भाई जो स्पेस जो स्टीलअप से क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, स्टीलअप इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी शियर क्रैक्स, जो भी क्या हो रहे हैं क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, उन क्रैक्स को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, और या हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी शियर क्या है शियर स्ट्रेस है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए, मतलब उसको रेजिस्ट करने के लिए स्टेप्स का यूज हो रहा है। तो हमारे पास बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है।
ये सिंपली सपोर्टेड बीम इज लाइक दिस। जब हम लोग इस पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूडीएल लोड लगाते हैं इस तरीके का, दिस इज द यूडीएल लोड। ये हो गया डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का है, क्या है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। लेंथ है स्टूडेंट्स एल। जब आप इसका एसएफडी डायग्राम बनाइएगा तो इससे एसएफडी बनता कुछ इस तरीके का, इस तरीके का इसका एसएफडी डायग्राम बनता है। जब इसका बीएमडी डायग्राम बनाइएगा स्टूडेंट्स तो आप सभी को पता है मैक्सिमम कहां पे होता है, सपोज इस पे सेंटर पे मैक्सिमम होता है, इस तरीके का है। अब आप ध्यान देखिए कि जो मैक्सिमम शियर फोर्स है वो कहां पे डेवलप हो रहा है, सपोर्ट्स पे, मैक्स शियर, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं मैक्स शियर फोर्स डेवलप एट सपोर्ट। जो मैक्सिमम शियर फोर्स डेवलप हो रहा है वो कहां पे डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स, एट शियर फोर्स पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान दीजिए। अब आप बताओ मिनिमम शियर फोर्स इज डेवलप एट विच पॉइंट, सेंटर पे हो रहा है। सेंटर पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है। ध्यान देना सेंटर पे जो क्रैक्स डेवलप होंगे, बीम के सेंटर पे जो क्रैक्स डेवलप होंगे वो किसके कारण डेवलप होंगे, मिड सेक्शन पे। मिड सेक्शन पे जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वो ड्यू टू दीज क्रैक्स आर नोन एज द फ्लेक्सुरल क्रैक्स, वो बेंडिंग के कारण क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। बट जो नियर द सपोर्ट्स क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वहां पे वो शियर फोर्स के कारण डेवलप हो रहे हैं। अब बताओ जो स्टीयर्स प्रोवाइड की जा रही है तो वो हम लोग जो स्टीयर्स प्रोवाइड करेंगे उसके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो नियर द सपोर्ट क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू मिड स्पेन ऑफ द बीम के रिस्पेक्ट में। तो बताइए मैक्सिमम कहां पे उन्होंने बोला है, मोर। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एट मिड स्पेन। क्या क्वेश्चन, एट मिड स्पेन होता है। एक सेकेंड अगर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे देखिए ध्यान से, ये जब बनाया जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का बनाया जाएगा, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। इस तरीके से बना रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये स्पेसिंग धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रैक्स है वो शियर के कारण डेवलप नहीं हो रहे, वो फ्लैक्चर के कारण डेवलप हो रहे। इस तरीके का क्या मिलता है सिचुएशन हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए जो नियर द सपोर्ट्स है, नियर द सपोर्ट्स, ठीक है ना, जो नियर द सपोर्ट्स है वहां पे जो स्पेसिंग है वो क्या होता है, लेस होता है नियर द सपोर्ट्स। बट जो मिड द सपोर्ट है वहां पे स्पेसिंग क्या होता है, मोर होता है। तो एट मिड स्पेन पे क्या होता है, स्पेसिंग ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए आरसी बीम एरिया ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड। बताओ अगर एरिया ऑफ स्टील क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, द न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन मूव्स अप डाउन रिमेन अनचेंज्ड डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था, जल्दी से आंसर बताओ इसका। लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर एरिया ऑफ स्टील क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से बताइए। In a RC beam, area of steel is increased the neutral axis of the section। बताओ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पे लिखा है XU का 0.87 FI अपॉन 0.36 FCKB। उन्होंने सब चीज को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ AST के वैल्यू को क्या कर दिया है, इंक्रीज किया है। और AST का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप बताइए फिर आंसर क्या आएगा, डाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस XU का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर AST इंक्रीज करेगा तो XU भी क्या करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगर XU इंक्रीज कर रहा है, खुद से सोचो, अगर XU क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अब आंसर कैसे आएगा बताओ शिवम, अब आंसर कैसे आएगा, डाउन होगा ना। अब नहीं समझे बात को, ध्यान देखिए। जैसे भाई हमारे पास क्या है, इसमें देखिए नेक्स्ट केस में देखिए, जैसे भाई ये हमारे पास क्या है, बीम, इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। और XU का रिजल्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द XU, XU का जो रिजल्ट है वो है हमारे पास 0.87 FY AST अपॉन में XU इक्वल टू 0.87, ठीक है, 0.87 FY AST अपॉन में 0.36 FCKB, ठीक है।
अब बताओ AST इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करें, XU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AST। अगर AST बढ़ेगा तो XU भी क्या करेगा, बढ़ेगा। XU इज टेकन फ्रॉम द, XU कहां से लिया जाता भैया, XU इज टेकन फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर। मान लेते हैं पहले इसका वैल्यू 100 था, जैसे ही AST बढ़ाए तो इसका वैल्यू हो गया 110। तो बताओ अब एट न्यूट्रल एक्सिस कहां पे आएगा, अब एट दिस टाइम न्यूट्रल एक्सिस लाई एट दिस पॉइंट। तो बताओ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जा रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन। ये है XU का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बिल्कुल XU का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर XU का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तभी तो वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऊपर की तरफ कहां जाएगा। अब का मतलब क्या है, आप ये देखें ना, XU इज टेकन फ्रॉम, XU को लेते कहां से हैं, ठीक है ना। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं XU इज टेकन फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर। तो देखिए ये वैल्यू तो फिक्स है ना, यहां से लेना है। पहले 100 था, अब 110 है। अगर 110 है तो बताओ कहां पे आएगा वो, अब यहां पे आएगा 110 है। क्लियर पॉइंट, चलिए तो इसका आंसर आएगा डाउन, क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। A continuous beam is deemed to be deep when the ratio of effective span, तो दो तरीके का होता है, ठीक है ना, एक सिंपली सपोर्टेड और एक हमारे पास होता है कंटिन्यूअस। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस है तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपका एक एक कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट इट, एक सेकंड लगेगा। कोड को स्ट्रेंथ पढ़िएगा जब भी मौका मिले, क्योंकि कोड पढ़ने से ही आप लोग आगे बढ़ पाइएगा। एक सेकंड यस, पेज नंबर 51, एक सेकंड। ट्वेंटी एट, क्लॉज नंबर 28 है, एक सेकंड लगेगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरा भी अगर बीम ले लिया जाएगा तो फिर कैसे आंसर आएगा, ठीक है ना। कोड आपको पूरा क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर कोड को पढ़ाया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा जीवन का, ठीक है ना। आपको लगेगा कि वाह, आरसीसी से अच्छा तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, ठीक है, प्रॉपर बड़ा बना दिए हम लोग इन जनरल। तो बताइए क्या है, अब क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a continuous beam is deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall depth, ये कैपिटल L by D होता है, एक्चुअल में L by कैपिटल D होता है, ओवरऑल डेप्थ है ना, इज लेस देन, तो किससे लेस देन होगा स्ट्रेस, ध्यान देखिए। ए बीम सेल be deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall depth L by D, ठीक है, is less than 2.04 a simply supported beam और 2.5 फॉर ए कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो ये करेक्ट, ये आंसर से आपको क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसका आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। शिवम, श्रुति, मनोहर, पायल राज, ठीक है ना। चलिए आराम से पढ़ते रहिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कॉरेस्पॉन्ड टू, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये है, किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है स्टेंस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कॉरेस्पॉन्ड टू द बैलेंस सेक्शन, किसको करता है, ये बैलेंस सेक्शंस के बारे में बताता है। आपको पता है अगर XU इक्वल टू क्या हो जाएगा, XU मैच, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बैलेंस सेक्शन के बारे में क्या करता है, बताता है सारी चीजें।
नेक्स्ट है स्ट्रेंथ मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट इज ए बीम। तो बताओ ये तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, एएसटी मिन, ठीक है स्ट्रेंथ एएसटी मिन बाय बीडी इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट 0.85 अपॉन क्या होता है स्ट्रेंथ एफ वाई के इक्विवेलेंट होता है। अब आप एफ वाई 250 415 500 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ द बेसिक वैल्यू स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। तो स्ट्रेंथ इसका भी हम आपको क्या करना चाह रहे हैं, रिजल्ट से उसको हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान देखिएगा स्ट्रेंथ। एक सेकंड जस्ट वेट, 2 मिनट दीजिए, तो इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड पार्शियल कांटेक्ट इफेक्टिव स्पेन का जितना भी है, इफेक्टिव स्पेन इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, इफेक्टिव स्पेन इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस बीम, ठीक है ना। एक सेकंड यार, तो ज्यादा ही नीचे आ गए। एक सेकंड, ये देखिए ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ये तो स्ट्रेंथ आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में दे रखा है। यहाँ पे हमारे को डिफ्लेक्शंस दे रखा है, ये देखिए ध्यान से, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ, जो अभी पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन में भी जनरली, ये हम लोग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, एक तो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है, अभी पीडीएफ मिल जाएगा, याद रख लीजिएगा, सभी रिजल्ट्स को आपको पीडीएफ मिल जाएगा स्ट्रेंथ। तो पीडीएफ के लिए आपके पास मेरा नंबर है ये सब स्ट्रेंथ के पास में 9877580530, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, पीडीएफ ले लीजिए, किसी पास नंबर नहीं है तो। चलिए एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट इट, हम लोग आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देना चाहते हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये वाला रिजल्ट है, प्लीज रिमेंबर। ये दोनों रिजल्ट जो है हमारे पास, ये दोनों रिजल्ट्स क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर छुप गया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये दो रिजल्ट्स हैं स्ट्रेंथ, इन दोनों रिजल्ट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। पहले हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है था वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है, लिमिट्स में जनरली भी, ठीक है ना, इसको ऐसे कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली बी assumed to be satisfactory provide that span to depth ratio, ध्यान देना, स्पेन टू डेप्थ रेशियो हम लोग किसके लिए लेते हैं, डिफ्लेक्शन के लिए लेकर के चलते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, तो ये हो जाएगा स्पेन टू डेप्थ रेशियो नॉट ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इज बिलो। तो स्ट्रेंथ ध्यान देना, जो बेसिक वैल्यू ऑफ स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ है एल बाय स्मॉल डी, ठीक है, ये कहां तक है, जब स्पेन अप टू 10 मीटर तक का, ये पॉइंट हमने ध्यान देना है, स्पेन अप टू 10 मीटर। अगर स्पेन अप टू 10 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में दीज रिजल्ट्स आर चेंजेस, ठीक है। तो उस केस में जैसे कैंटिलीवर बीम के लिए कितना होगा 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए कितना होता है 26 होता है। अगर स्पेन मोर देन 10 मीटर है, अगर स्पेन मोर देन 10 मीटर होता है, द वैल्यूज ए मे बी मल्टीप्लाइड बाय, जो ये वैल्यूज है 7 20 26, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 बाय स्पेन इन द मीटर्स। तो उससे जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पेन अप टू 10 मीटर में एल बाय डी, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटीन्यूअस के लिए 26। अगर स्पेन मोर देन 10 मीटर, द वैल्यूज ऑफ मे बी मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय स्पेन इन मीटर्स एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर इन व्हिच केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। किसमें कंसीडर नहीं करना हमने, कैंटिलीवर में नहीं करना है। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड और कंटीन्यूअस बीम का स्पेन मोर देन 10 मीटर है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है 20 26 को 10 मल्टीप्लाई स्पेन से कर देते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, एल बाई डी के बराबर होता है। स्टूडेंट्स एक हमारे पास है फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स, मतलब जो भी हम लोग फाइनल डिफ्लेक्शन देख रहे हैं किसके कारण, ऑल लोड्स इंक्लूडिंग, प्लीज रिमेंबर ऑल लोड्स
ओहो। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक करेंगे क्योंकि वो पीडीएफ सारा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ओके।